हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 6 के कुछ क्यूज़ हैं जिनमें बच्चों को डाउट्स आ रहे थे, तो मैं सारे क्यूज ही सोल्व कर देता हूँ। एक बार ध्यान से सुन लें आप। फर्स्ट, इसमें वाई द ग्रीन कलर ऑफ FeSO4 इज डिसअपियर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपने, और मैंने यहाँ पर बताया था कि FeSO4 के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें वाटर होता है बीच में, और जो कलर होता है उन क्रिस्टलाइन वाटर की वजह से होता है, और जैसे गर्म करते हैं तो वो वाटर वहाँ से रिमूव हो जाता है और इस वजह से इसका कलर डिसअपियर हो जाता है। दूसरा अपन बात करते हैं वाई द वी टेक क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल क्यों लिए जाते हैं? उसके लिए सिंपल फैक्ट है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए उसके छोटे छोटे क्रिस्टल लिए जाते हैं ताकि रिएक्शन का सरफेस एरिया बढ़ सके। वाई द हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट इज़ नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है, इसमें तो ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना लेता है। FeSO4 को जो हम ब्रेक डाउन करते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं इसको। और इसकी रिएक्शन लिख देना नीचे जिसमें इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। वाई द ऑर्डर ऑफ स्पॉइल एज इज़ कम आउट ऑन द हीटिंग ऑफ FeSO4। FeSO4 को गर्म करते हैं तो आपको पता है SO2 SO3 बनते हैं, और उनकी जो स्मेल होती है वो स्पॉइल एग की तरह, सड़े हुए अंडे की तरह होती है। When the lead nitrate is heated in brown fume, लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो NO2 वहाँ से निकलता है, और NO2 निकलता है तो वो जो है ब्राउन कलर का होता है। फिर उसके बाद में ये लिख के और रिएक्शन लिखनी है नीचे। वाई द लेड नाइट्रेट डिकम्पोज इन स्मॉल अमाउंट। जैसे हीट करते हैं तो लेड नाइट्रेट के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्ड टूट जाते हैं, और वो बॉन्ड टूटने की वजह से जो है लेड नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाता है। वाई द कलरलेस ऑर्डरलेस गैस रिलीज ऑन द हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वहाँ CO2 गैस रिलीज़ होती है, और वो CO2 गैस, इसकी रिएक्शन आप इसमें ये लिख ही चुके हैं वैसे तो। CaCO3, और इसको जैसे हीट करते हैं तो आपको पता है कि क्या बनता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो ये गैस रिलीज होती है, और ये गैस जो है कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है, इस वजह से जो है मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने की वजह से कलरलेस गैस यहाँ पर निकलती है। वाई द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट इन द मिल्की कलर ऑफ इन दिस एक्टिविटी। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसमें जैसे CO2 गैस हम फ्लो करते हैं, तो CO2 गैस फ्लो करते हैं, वो वापस से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। यहाँ रिएक्शन जो है वो वाली रिएक्शन भी हमने लिखा रखी है, ये वाली रिएक्शन। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 गैस जैसे रिलीज होती है, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनता है, तो ये रिएक्शन आपको इसमें लिखनी पड़ेगी। हाउ डू यू टेस्ट द CO2 गैस। CO2 गैस का टेस्टिंग आप कैसे करेंगे? देखिए CO2 गैस का टेस्टिंग के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो यही है कि इससे ऊपर वाली रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा देते तो वो मिल्की कलर का हो जाता है। दूसरा, इसमें मैचस्टिक लेके चले जाएं आप, बर्न लाइट ऑफ मैचस्टिक, तो वो लाइट ऑफ हो जाती है, बुझ जाती है। वाई द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 एड टू द डिस्टिल वाटर। अब देखिए ये वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हम कर रहे हैं, और इसके अंदर थोड़ा सा 2-3 बूंद जो है H2SO4 की हम ऐड करते हैं। H2SO4 की 2-4 बूंद ऐड करने के पीछे जो मेन रीज़न होता है कि वाटर प्योर फॉर्म में इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना मुश्किल होता है।
क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे H2SO4 इसमें ऐड किया जाता है तो ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन ये बना लेता है और इस वजह से इसका इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ईजी होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को तेज़ करने के लिए इसके अंदर वाटर का जब भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस की रेट बढ़ाने के लिए H2SO4 का यूज़ करेंगे। ये एक तरह से यहाँ कैटलिस्ट की तरह काम करता है। द लेवल ऑफ वाटर कम्स डाउन इन टेस्ट ट्यूब। इनमें जो वाटर की लेवल होती है वो नीचे आ जाती है। पता ही है आपको कि गैस ऊपर की तरफ गैस भरेगी तो वो पानी को नीचे की तरफ पुशअप करेगी, इधर भी गैस भरेगी तो नीचे की तरफ पुशअप करेगी, नीचे की तरफ धक्का देती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ जो है गैस कलेक्ट होती है और वो गैस जो है इन दोनों टेस्ट ट्यूब में जो वाटर होता है उसको नीचे की तरफ पुशअप कर देती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेवल ऑफ वाटर टेस्ट ट्यूब ऑफ कैथोड इज कम्स डाउन मोर देन द टेस्ट ट्यूब ऑफ एनोड। ये भी मैं बता चुका हूँ। कैथोड पर जो है हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होती है जो कि उससे दुगनी मात्रा में इकट्ठी होती है एनोड के कंपैरिजन में, और इस वजह से कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब ज़्यादा खाली होती है। वाई द बबल आर फॉर्म्ड एट द बोथ टेस्ट ट्यूब। बबल जो बनते हैं वो दोनों टेस्ट ट्यूब में बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि गैस बनती है और गैस बबल की फॉर्म में ऊपर की तरफ उड़ती है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है बच्चों, तो और भी कोई आपके डाउट हो तो बताना फिर मुझे। ये तो आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो फिर मुझे एक बार फिर अपन डिस्कस करेंगे इनको। अब वापस अपने टॉपिक पे अपन आ जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स चलेगा। कल अपन ने कार्बन के बारे में और उसकी चेन्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। एक टॉपिक है जो इस बार भी पूछा गया था, वर्सेटाइल नेचर एंड कैटेनेशन। तो आप इस वर्सेटाइल नेचर और कैटेनेशन को थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा के जो है स्टार लगा के इसको ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि ये इस बार भी आया है एग्ज़ाम में, ये टॉपिक आता रहता है। और इसकी बॉन्ड की जो नेचर है वो भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना कि सिंगल बॉन्ड कैसे बनते हैं, डबल बॉन्ड कैसे बनते हैं और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं। ये कैटेनेशन है, किस तरह से चेन बनती है, चेन किस तरह की बनती है, तो इसके बारे में भी जानकारी है। अब अपन वापस अपने हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक पे चलते हैं। हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है आपको। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। तो यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो तो उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि सभी के अंदर हाइड्रोजन भी होती है और कार्बन भी होता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज डेफिनेशन इसकी, द कंपाउंड formed by the carbon and hydrogen are called as hydrocarbon. It is contain nitrogen and oxygen sometime. इनके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी हो सकती है। हाइड्रोकार्बन आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट है असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है इसको। दूसरा होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और रिंग हाइड्रोकार्बन। असाइक्लिक यानी कि लंबी चेन वाले जो होते हैं, इस तरह के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, लंबी चेन जो होती हैं, इनको हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और दूसरा जो होता है ये साइकिल में जो होते हैं, रिंग चेन जो बनाते हैं, उन्हें हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या रिंग कंपाउंड भी कहते हैं। तो दो तरह के कंपाउंड हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं अपन एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की। ये लॉन्ग चेन वाले होते हैं हाइड्रोकार्बन, यानी कि ये रिंग नहीं बनाते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड जो वर्ड है वो बेसिकली हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड है। अगर हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में है तो फिर उसको सेचुरेटेड बोलेंगे, और कम मात्रा में है तो फिर उसे हम अनसेचुरेटेड बोलेंगे। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन जो है पर्याप्त मात्रा में होती है, यानी कि इसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते हैं। अनसेचुरेटेड के अंदर हाइड्रोजन कम मात्रा में होती है और इसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो पहले हम सेचुरेटेड की बात कर लेते हैं। दीज आर लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, ये लंबी चेन वाले होते हैं जिसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होता है। कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड ही इनके अंदर प्रेजेंट होता है।
उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके एग्जांपल आते हैं एल्केन्स। एल्केन कोई कंपाउंड नहीं है, एक पूरी फैमिली है, एल्केन फैमिली कहा जाता है इसको। बहुत सारे कंपाउंड इसके अंदर आते हैं, तो पूरे एल्केन इसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड होता है, या हाइड्रोजन जो है सफिशिएंट अमाउंट में इनके अंदर होता है। दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दीज आर लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन ऑल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये जो है लॉन्ग चेन होती है और इसके अंदर तीनों टाइप के बॉन्ड होते हैं, यानी डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड तो होते ही हैं, सिंगल बॉन्ड तो सबके अंदर ही होते हैं, सैचुरेटेड के अंदर भी होते हैं, अनसैचुरेटेड के अंदर। और केवल ओनली सिंगल बॉन्ड है तो उसको सैचुरेटेड कहेंगे, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो फिर उसे अनसैचुरेटेड कहेंगे। तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड के अंदर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब तरह के बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसकी वजह से इसके अंदर हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, सिंगल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने की। देयर इज़ ए लैकिंग ऑफ हाइड्रोजन, सो दे आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसीलिए इनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वर्ड जो है यहाँ पर इनकी जो है हाइड्रोजन जो होते हैं उनकी वजह से होती है, यानी कि ये मेनली डिपेंड करता है हाइड्रोजन के ऊपर। अब देखिए क्लासिफिकेशन दिया हुआ है इनका, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है 2 पार्ट में, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, शॉर्ट हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं इसको। पहले इनकी बात करते हैं। सैचुरेटेड हमने पढ़ लिया, अनसैचुरेटेड हमने पढ़ लिया है यहाँ पे, इसके बारे में भी अपने मेथेन, एथेन, प्रोपेन इसका एग्जांपल। अनसैचुरेटेड 2 तरह के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। सैचुरेटेड जो है एल्केन होते हैं, केवल एल्कीन और एल्काइन, ये भी पूरी फैमिली होती है। इसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन का मतलब, और एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये एल्काइन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। इधर अपन इसकी बात करें, शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन रिंग की फॉर्म में होते हैं, और ये भी जो है यहाँ से देखिए एरो जा रहा है, और ये भी 2 टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक होते हैं मतलब रिंग में तो होते हैं, पर नो बिना स्मोकी, बिना धुएं वाली फॉर्म ये देते हैं। और दूसरे होते हैं एरोमेटिक, ये खुशबूदार होते हैं, और ये जो है शो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़, यानी खुशबूदार प्रॉपर्टी होते हैं, और जब जलते हैं तो धुआं ये देते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं यहाँ, ये एलिसाइक्लिक के एग्जांपल है और ये एरोमेटिक के एग्जांपल है, यानी कि ये साइक्लोहेक्सेन है और ये बेंजीन है। ये साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला दे रखा है, ये बेंजीन का फॉर्मूला दे रखा है। इधर ये रिंग का सिंपल फार्मूला दे रखा है, बाकी रिंग चेन का फॉर्मूले के बारे में तो अपन अभी पढ़ेंगे बाद में। अब देखिए इन फैमिलीज़ की यहाँ पर बात की गई है। हाइड्रोकार्बन्स टेबल, पूरी हाइड्रोकार्बन की टेबल चल रही है। अब इसके बाद में आप जो है पूरी टेबल ही यहाँ पर पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन को पढ़ने से पहले आपको ये टेबल जो है वो लर्न करनी पड़ेगी। ये टेबल में अब लर्न करने का क्या है, इस टेबल के अंदर मैं बता देता हूँ आपको। एक तो ये नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 को मेथ कहते हैं, 2 को एथ कहते हैं, 3 का मतलब होता है प्रॉप, 4 का मतलब होता है ब्यूट, 5 का मतलब होता है पेंट, 6 का मतलब होता है हेक्स, 7 का मतलब होता है हेप्ट, और 8 का मतलब होता है ऑक्ट, 9 का मतलब नॉन, और डेक। यानी कि जो चेन है उसके अंदर अगर सिंगल कार्बन है तो मेथ कहेंगे, और अगर उसके अंदर उस कार्बन चेन के अंदर 4 कार्बन है तो फिर उसे ब्यूट कहेंगे, उसके अंदर 7 कार्बन है तो उसे हेप्ट कहेंगे। तो ये नंबर ऑफ़ कार्बन के हिसाब से ये नाम दिए जाते हैं, और ये आपको 10 तक याद रखना है। ज़्यादा भी होते हैं लेकिन अपने जो सिलेबस में वो 10 तक ही आपको याद रखना है। तो एक तो ये वाला हिस्सा आपको लर्न करना है, रट्टा मारना है, मतलब इसका कि 1 कार्बन का मतलब क्या होता है, या 5th कार्बन का मतलब पेंट होता है, तो आपको ऐसे रटना है इसको, मेथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, नाम से पता चल जाएगा आपको इसको। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर रखनी है कि ये 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है इसको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन होते हैं। एल्केन फैमिली की मैंने पहले ही बात की थी, एल्केन फैमिली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनका नॉर्मल फार्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है, और इनके पीछे ANE लगाया जाता है। ये सफिक्स होता है इसका, ANE ये सफिक्स होता है। जो भी जैसे मैथ है तो मैथ के पीछे क्या लगा देंगे आप, ANE, सिंगल कार्बन वाला। एथ है तो एथ के पीछे क्या लगा देंगे आप, ANE, तो एथेन हो जाएगा। ये प्रोप के पीछे क्या लगा देंगे आप, ANE, प्रोपेन हो जाएगा। ब्यूट के पीछे क्या लगा देंगे आप, ANE, ब्यूटेन हो जाएगा। तो इस फैमिली में ये इनके पीछे ANE ये लगाना है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे निकालें, इसको कैसे निकालें, इस बेसिक फार्मूले के हिसाब से इसको निकालते हैं कि ये फार्मूला, ये CH4 कैसे आया। अच्छी बेटा, अच्छी लग रही है। हाँ देखिए, जैसे मैथ की अपन बात कर रहे थे, मैथ का मतलब होता है 1 कार्बन, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालूँ मैं, तो इसका फॉर्मूला इस CnH2n+2, ठीक है। तो मैथ का मतलब सिंगल कार्बन, तो ये N जो है या नंबर ऑफ कार्बन है, तो C की जगह, तो ये N की जगह 1 रखूँगा मैं, H2×1+2 क्या आएगा, C1, H2×1=2+2 4, ये आ जाएगा। तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CH4 आ जाएगा। एथ की बात कर लें, एथेन, N पीछे लगा ही देंगे आप, एथेन हो जाएगा एथ, या मैथ है तो मैथ के पीछे ANE आप लगा ही देंगे, है ना। एथेन का फॉर्मूला आपको करना है तो इसी फॉर्मूले में रखेंगे। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, इसी के अंदर रखें आप C2, N की जगह 2 रखें, H2n+2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ भी N की जगह 2 रखना पड़ेगा आपको, तो C2, H2×2=4+2 6, तो C2H6, ठीक है। प्रोपेन की बात कर लें अपन, प्रोप है और N, तो पीछे क्या लगाना पड़ेगा, ANE, प्रोपेन। और कैसे लिखेंगे, C3, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन होता है, तो N की जगह 3 लिखेंगे, H2×3 कर देंगे, +2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, C3, H2×3=6+2 8 हो जाएगा। इसी तरह से ब्यूट, N लगा देंगे पीछे तो ब्यूटेन हो जाएगा, इसका मतलब 4 कार्बन है, तो कैसे निकालेंगे आप, C4, H2×4+2, यानी फॉर्मूले में आप रखते जाएंगे और आपके इस तरह से सारे जो है निकलते चले जाएंगे। C4, H2 8 2 4 8 +2 8 10। तो इस तरह से आपको इन सबके फॉर्मूले लिखाने, नेम लिखना है, पहले सिंगल कार्बन मैथ, फिर फॉर्मूला एथ, फॉर्मूला प्रोप, फॉर्मूला ब्यूट, फॉर्मूला पेंट, नॉन, डेकेन तक पूरा फॉर्मूला आपने निकाल दिया। इसके बाद में अपन बात करें एल्कीन की। एल्कीन में इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है, और इन होता है, इन पीछे लगाना पड़ा था, तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ऐसे इन लगाते जाएंगे आप। वो 10 हैं, ये 10 नेम हैं, इन 10 नेम के पीछे इन लगाना है आपको, सफिक्स यहाँ पर, इसको सफिक्स बोलते हैं। आगे लगता है इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, इसको सफिक्स बोलते हैं। तो धीरे धीरे इन यहाँ लगाते जाएं
और इस फॉर्मूले में रख के आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला रखते जाएँ। इसी तरह से एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है, ये फॉर्मूला रटना है आपको, पीछे वाइन लगाना है। तो यहाँ एथाइन, अब देखिए यहाँ मैथ केवल इसी का बनता है, यहाँ मेथिन नहीं बनता और एथिन भी नहीं बनता है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए जो है कम से कम 2 कार्बन की ज़रूरत है। तो सिंगल कार्बन में एल्कीन और एल्काइन नहीं बनता है। एथीन, एथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। अब इसमें फॉर्मूला, इनके फॉर्मूले जैसे, अब इसका ये फॉर्मूला कैसे निकला आपके, एल्कीन का फॉर्मूला कैसे निकाला आपने, या इसके फॉर्मूले कैसे निकाले अपन। एथीन की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए पहले इसका एथीन, इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n, ये फॉर्मूला है। तो n इजगल टू क्या है, यहाँ पर 2 है। तो क्या निकालोगे आप, C2H2 इंटू 2, क्या आ जाएगा, C2H4। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला इसका निकलेगा। प्रोपीन का अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन, तो कैसे निकालोगे, इस वाले फॉर्मूले में आपको रखना है C की जगह तो आपको रखना है N की जगह 3 रखना है, H2 इंटू 3, तो क्या निकलेगा, C3H6। इसी तरह से इथाइन की बात कर लें अपन, YNE, इथाइन का मतलब 2 कार्बन, तो फॉर्मूला क्या है इसका, CnH2n-2 प्लस 2 आया था पहले, अब यहाँ -2 आएगा, तो क्या आएगा, C2H2 इंटू 2 - 2, क्या बचेगा, 2 2 जा 4, 4 - 2 2, तो क्या फॉर्मूला आएगा, C2H2। इसी तरह से अगर आप इथाइन के बाद प्रोपाइन की बात करें, तो प्रोपाइन में क्या आएगा, CnH2n-2, यही फॉर्मूला है, 3, इसका मतलब होता है 3, तो क्या लिखोगे, C3H2 इंटू 3 -2, तो 3 का तो 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6 -2 यानी कि 4, तो क्या आ जाएगा, C3H4। तो इस तरह से सारे फॉर्मूले आपको इसमें निकालने हैं। ये एल्कीन के सारे फॉर्मूले इसी फॉर्मूले में रख के निकालने हैं, और ये भी आपको सारे निकालने हैं। इसके अलावा एल्किल का फॉर्मूला ये होता है, और यही मेथाइल से शुरू होता है, CH3, एथिल C2H5, यानी एल्केन में +2 होता है और इसमें +1 होता है, यानी इसमें से एक माइनस आप करते जाएं। यहाँ CH4 है फॉर्मूला, यहाँ क्या आएगा, CH3, यहाँ C2H5 है, यहाँ C2H6 था और यहाँ C2H5 है। तो एक इसमें से घटाते हुए ये प्रोपिल है, एल्किल सीरीज इसको कहते हैं, पूरी डेकेल तक। तो बच्चों आगे का जो समझने के लिए इसको इस टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, अगर ये समझ में नहीं आएगी आपको तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं पड़ रहा। और इसको आज ही लर्न कर लेना, समझ लेना और आज ही लर्न कर लेना इसको। और समझ में नहीं आई तो फिर कल अपन इसकी बात करेंगे, इसके फॉर्मूला निकालना, कैसे ना नेम लिखते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन कैसे लिखते हैं और ये फॉर्मूले कैसे निकालते हैं, ये आज ही आना आपको ज़रूरी है। अदरवाइज़ कल क्या जो आगे अपन पढ़ेंगे सारा बेसिक इसी टेबल के ऊपर डिपेंड है, कल का आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है बच्चों।